हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ बायोलॉजी वाला ही टॉपिक है। बायोलॉजी की मैं एक क्लास इससे पहले आपको करा चुका हूँ और मेरे ख्याल से आपको क्लास समझ में भी आई होगी। जो भी आज स्टूडेंट पहली बार जुड़े हुए हैं वो इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इसका मैंने बेसिक समझाया है। जीव विज्ञान का बेसिक क्या होता है उसके बारे में मैंने पूरी बात की है। वहां से क्वेश्चंस काफी पेपर में आते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहां से क्वेश्चंस हमेशा पेपर में पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो आज जो टॉपिक होगा मैं उस टॉपिक का नाम आपके लिए बता देता हूं। जो बायोलॉजी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम होगा सेल। क्या होगा? सेल। सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, किसने इसकी खोज की थी और सेल कितने प्रकार के होते हैं। सारी बात इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल पर, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सारी वीडियोस उनको मिलती रहें। क्योंकि काफी सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर जरूर किया, और एक प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। देखो, आधी अधूरी वीडियो देखोगे ना तो आपके कुछ समझ में आएगा और ना आप पेपर में कुछ कर पाओगे, और फिर आप पेपर में नहीं होगा तो आपका नंबर कहीं नहीं आएगा इस तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखो। करना क्या है भाई, बस वीडियो को चलाना है और देखते रहना है। ये सारी चीजें मैं ऐसे समझाता हूं, आपको लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सेल की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें जो सेल लिखा हुआ है, ये सेल जो शब्द है ये सेलुला एक शब्द होता है, उससे बना हुआ है। कौन सा है? सेलुला। एक सेलुला शब्द से सेल बना हुआ है, और ये सेलुला जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला, और इस सेलुला शब्द से ही सेल बना है। और इस सेलुला का जो मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल रूम। क्या होता है? स्मॉल रूम। देखो, काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। सेल जो शब्द है एक्चुअल में बना हुआ किससे है? सेलुला से बना हुआ है। और ये सेलुला जो है लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका जो मीनिंग होता है वो स्मॉल रूम, या इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? छोटा कमरा। क्या बोलेंगे? छोटा कमरा। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। यहां से ये वाली बात निकल के क्लियर हो जाती है। अब देखो, सेल जो शब्द था ये दिया किसके द्वारा गया था, इसके बारे में बताया किसने था पहले? तो सेल शब्द 1665 में, सभी जानते हो इस बात को, और रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको बताया गया था। किसके द्वारा? और रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी लोग इसके बारे में जानते हो। ये कोई नई कहानी नहीं है, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी ये किस तरीके से की थी, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी, आप एक वर्ड जानते हो, कॉर्क। कॉर्क एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? ठीक है, कॉर्क आपने देखा होगा, मैं पहले तो ये बता देता हूं, इस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई कांच की शीशी है, और उस कांच की शीशी में, इस तरीके की कोई कांच की शीशी है, इस कांच की शीशी में आपने देखा होगा कुछ लकड़ी की, कभी कभी इसमें डार्क टाइप की फंसी हुई होती थी। आप पहले की अगर कांच की शीशी देखोगे, या तो रॉड की मिलेगी इसमें आपको फंसी हुई, या लकड़ी की फंसी हुई मिलेगी। तो लकड़ी की जो कांच की शीशी में डार्क फंसी हुई रहती थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। क्लियर है यहां पर? तो यही कह रहा है कि इसमें कांच की बोतल में जो कॉर्क थी, कॉर्क फंसी हुई थी, इसमें छोटे छोटे से ब्लॉक थे, उसकी एक परत ली इसने कॉर्क की। जिस तरीके की कॉर्क थी, इस तरीके की कॉर्क, इसने इस कॉर्क की एक परत निकाली, और इस परत को इसने देखा किसके द्वारा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, माइक्रोस्कोप। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्कोप बनाया था, अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से इसने जो कॉर्क था इसको देखा, और इसने पाया कि इसमें छोटे छोटे से प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ को क्या बोलोगे यहां पर? ब्लॉक। कि इसमें छोटे छोटे से क्या है? ब्लॉक हैं, प्रकोष्ठ हैं। ये जो ब्लॉक हैं वो किस तरीके से हैं? कुछ इस तरीके के ये ब्लॉक्स हैं, इस तरीके के बने हुए हैं, कुछ इस तरीके की इनकी फिगर बनी हुई है ब्लॉक्स की, कुछ इस तरीके की। देखो, मैं पूरा यहां पर बना देता हूं आपको स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके की ब्लॉक्स हैं, शायद आपने कभी सेल वाला टॉपिक पढ़ा होगा,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा, या आपने देखी होंगी, ना भी देखी होंगी तब भी समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके की ब्लॉक्स इस तरीके की बनी हुई हैं। ये किसके द्वारा देखा इसने? अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको इसने देखा था कि कुछ इस तरीके की ब्लॉक्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स इसने देखी बनी हुई, इन्हीं ब्लॉक्स को इसने क्या बोला था? सेल बोला था। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको क्लियर हो रही होगी मैं जो बोल रहा हूं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया गया था, इसी माइक्रोस्कोप से इसने कॉर्क की एक पतली काट ली, एक पतली परत ली, और उसमें उसने अपने माइक्रोस्कोप से देखा कि उसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं। इन्हीं ब्लॉक्स को इसने क्या बोला था? सेल बोला था। क्या बोला था? सेल बोला था। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो सेल है एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन थी क्या? एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल ऑफ द नोन ऑर्गेनिज्म। इसका मीनिंग्स क्या है? इसका मीनिंग है कि जो जीव हैं जिनको हम जानते हैं, नोन जो जीव हैं जिनको हम जानते हैं, उनकी जो मूलभूत संरचना है और उनकी जो मूल इकाई है और उनकी जो बायोलॉजिकल इकाई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मैं रिपीट कर दूं एक बार इंग्लिश में इसको। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल ऑफ द नोन ऑर्गेनिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। एक्चुअल में जो सेल है इसकी, ये एक्चुअल में है क्या? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे जीवन की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका को हम एक्चुअल में कभी कभार अक्सर हम कोशिका को क्या बोल देते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्या बोल देते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस पॉइंट को नोट कर लेना, मैंने जो बोला है आपके लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये किसको बोला जाता है? कोशिका को बोला जाता है। तो ये वाला पॉइंट यहां पर नोट कर लोगे कि कोशिका को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दूसरे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो बात आप नोट करोगे दोस्तों, वो ये है कि कोशिका की जिसमें स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो कोशिका की स्टडी जिसमें की जाती है, कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, सेलुलर बायोलॉजी भी बोलते हैं, और जो आप पढ़ते आए हो हमेशा से और रट्टा मारा हुआ है इसने, इसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो यहां पर लिख लोगे आप सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिर लिख दोगे सेलुलर बायोलॉजी। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। आपके लिए कोई भी ऑप्शन पेपर में मिल जाए, आप तीनों में से कोई भी टिक करके आओगे, एक ही मिलेगा, सब नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या बोलते हैं? हम सेल की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं सेल की जो डेफिनेशन थी उसको लिख देता हूं, सभी लोग नोट कर लेना उसको। तो सेल की डेफिनेशन क्या लिखी थी? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द नोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर क्या कहना जा रहा है? जो नोन ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जीव, उनकी मूलभूत संरचना, मूल इकाई और बायोलॉजिकल यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। और एक पॉइंट जरूर लिख लेना इसमें, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
सेल क्या होता है? हमारे जीवन की एक सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। एक काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बात यहां पर बता दूं कि जो कोशिका होती है, इनका ना तो साइज और ना ही शेप निश्चित होती है। किसी भी सेल की शेप, इनका आकार और इनका जो शेप होती है, बनावट, वो निश्चित नहीं होती है कोशिका की। वो जो डिपेंड करती है वो इसके मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है। जो इसकी शारीरिक क्रियाएं हैं, जो जंतु की क्रियाएं हैं, वो उस पर डिपेंड करती है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दे दूं कि मेरी बॉडी ऐसी, इस बॉडी में जैसे हाथ वाली कोशिका होंगी, उनकी शेप अलग होगी, दिमाग वाली कोशिका होंगी, उनकी शेप अलग होगी, या फिर आप थाइज वाली कोशिका होंगी, उनकी शेप अलग होगी। तो यहां पर क्या है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी वर्क कर रही है, सेल की शेप और साइज भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जिनके आकार साइज चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका आकार, जिनका साइज चेंज नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लोगे जब मैं बोल रहा हूं, यहां पर लिख लोगे। देखो, ये अमीबा ऐसी कोशिका है जिसका आकार बदलता रहता है। लिखो भाई, अमीबा, काफी इंपॉर्टेंट है। अमीबा ऐसी कोशिका है जिसका आकार बदलता रहता है, जिसका आकार बदलता रहता है, मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है अमीबा के अंदर। जबकि तंत्रिका तंत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र ऐसी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र ऐसी कोशिका है जिसका आकार नहीं बदलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी वाले पॉइंट। भाई, अमीबा का आकार बदलेगा लेकिन तंत्रिका तंत्र का आकार नहीं बदलता है। तो मैंने एक बात और बोली कि सभी कोशिकाओं के आकार और साइज एक से नहीं होते हैं, वो उसकी शारीरिक क्रियाओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनमें वर्क डिवीजन होता है। बहुकोशिकीय जीव, जैसे मैं बहुकोशिकीय हूं, आप भी बहुकोशिकीय है, जितने जानवर हैं ये भी लगभग बहुकोशिकीय में आते हैं, पौधे भी बहुकोशिकीय में आते हैं। तो बहुकोशिकीय को बोलते हैं इंग्लिश में यूकैरियोटिक। तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, इसमें वर्क डिवीजन होता है, श्रम विभाजन होता है। होता कैसे एक्चुअल में? जैसे हमारी बॉडी है, ये क्या करती है? वर्क करती है। तो ये वर्क करती है तो इससे सेल में डिवाइडेशन होता है। जैसे क्या होगा भाई, इसमें वर्क होगा तो जैसे हमारा हार्ट है, तो हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। जैसे पेनक्रियाज है, जिसको हम आमाशय बोलते हैं, आमाशय का काम क्या होता है? खाने को पचाना, खाने के अंदर जैसे प्रोटीन का पाचन करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी पीसीएस में पूछा गया था कि बताइए प्रोटीन का पाचन किस में होता है। इसमें ऑप्शन थे आपके लिए माउथ, पेनक्रियाज, लिवर, और आपके लिए शायद एक और ऑप्शन था, मुझे ध्यान नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। क्वेश्चन आया था, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके लिए यहां पर बता रहा हूं। और इसके अलावा क्या होता है कि जो शेल जो होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। शेल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर दो प्रकार कौन कौन से होते हैं शेल के अंदर? देखो, एक तो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका, और दूसरा क्या होता है इसमें? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ये आपके लिए याद रखना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहचान कैसे करेंगे और यूकैरियोटिक की पहचान कैसे करेंगे? तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है। जो जीव एक कोशिकीय होते हैं, कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, और ये कोशिका इनकी डेवलप नहीं होती है, नॉट डेवलप्ड, ठीक है? ये डेवलप्ड नहीं होती है। एक ही कोशिका होती है इनके अंदर, और वो कोशिका डेवलप्ड नहीं होती है। लेकिन ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं।
बहुकोशिकीय का मतलब है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है भाई, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक तो इसमें आपके लिए अमीबा हो गया, एक तो आपके लिए क्या हो गया इसमें अमीबा हो गया, और क्या हो गया बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया में भी कौन कौन से बताएंगे, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, मतलब जो भी बैक्टीरिया है। और क्या हो जाएगा इसमें पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। तो ये क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक के। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, फंजाई आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे कवक, शैवाल आ जाएगा इसमें आपके लिए जंतु आ जाएंगे, एनिमल। और क्या आ जाएगा इसमें दोस्तों, इसमें आपके पादप आ जाएंगे, पादप को क्या बोलते हैं प्लांट। तो इसके अंदर क्या है, यहां पर सारी चीजें आ जाएंगी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मैं हूं, तो मैं क्या हूं इसमें यूकैरियोटिक। आप देख रहे हो, आप भी कौन हो, यूकैरियोटिक। आपके जानवर भी क्या है, यूकैरियोटिक। आपके पास पेड़ पौधे हैं, वो भी क्या है, यूकैरियोटिक, क्योंकि ये एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की पहचान बहुत सिंपल है। जो एक कोशिका से मिलकर बने प्रोकैरियोटिक, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने यूकैरियोटिक। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपके लिए अभी बताने वाला हूं, तो इसको नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है। इसको नोट करो फटाफट से। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, ये हेडिंग डाल लेना। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो अंतर है वो क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस क्लास का टॉपिक। एक तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये पेपर में आता है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, ये पेपर में आता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहां पर एक पे तो लिख दो आप प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरी जगह पर लिख दोगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखोगे भाई, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अगर बात यहां पर की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल और इनमें पहचान क्या होती है, तो जिसमें सबसे पहली बात क्या होगी, जैसे हम यहां पर बात करें कोशिका भित्ति। अभी देखो ये सारी चीजें मैं आपके लिए आगे पढ़ाऊंगा, अभी पूरा मैं सेल का फिगर बना के पढ़ाऊंगा चीजों को, लेकिन अभी हम सिर्फ वो चीजें पढ़ लेते हैं जो इनसे रिलेटेड है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या इसके अंदर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, हाँ होती है, लेकिन जो बनी होती है ये प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसमें नोट कर लो सबसे पहले, कि यहां पर जो ये इसको बोलेंगे इंग्लिश में सेल वॉल, क्या बोलेंगे, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल में वो प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है। क्लियर हो रहा है, मैं ऐसे लिखता चला जाऊंगा शॉर्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसके अलावा लिखोगे आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब समझ में आ जाएगा आपको फिगर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें नहीं होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखोगे यहां पर गोल्जी कॉय, देखो ये आपको याद नहीं होते ना, ये आप आज के बाद ये कभी नहीं भूलोगे आप। गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसके आगे पढ़ोगे इसमें केंद्रक, क्या पढ़ोगे दोस्तों, केंद्रक। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हिंदी वाले इसको केंद्रक लिख लेना। गोल्जी कॉय को गोल्जी कॉय,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है। क्लियर भाई? फिर लिखोगे लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है। देखो बहुत सिंपल से आपको याद हो जाएंगे ये सारी चीजें। फिर लिखोगे राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में जो होते हैं ये 70S प्रकार के होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं ये 80S प्रकार के होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको बताया है। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार के होते हैं। क्लियर है भाई? यहां तक सबने नोट कर लिया? मेरे ख्याल से दिखने का होगा, मैं ऊपर के कुछ रफ कर देता हूं, कुछ रफ कर देता हूं मैं ऊपर के। इसके आगे लिखोगे सेंट्रियोल। लिखोगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। सेंट्रियोल को सेंट्रियोल ही बोलेंगे। ठीक है? इसके आगे लिखोगे लिंग प्रजनन। जेंडर जो होता है आपका लिंग प्रजनन। ठीक, लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है। ओके, फिर लिखोगे डीएनए। डीएनए, इसमें जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में ये एकक प्रकार का होता है, मतलब सिंगल होता है। एकक प्रकार को बोलते हैं सिंगल। और इसमें जो होता है ये पूर्ण विकसित होता है, इसको बोल सकते हो आप फुली डेवलप्ड, विकसित होता है। ठीक है? इसमें कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है, मतलब दोहेरा प्रकार होता है इसमें। ठीक है? दोहेरा, डबल बॉन्ड में होता है, जबकि यहां पर कैसे होता है? सिंगल बॉन्ड में होता है। तो डीएनए दोनों में होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होगा? सिंगल में, और यूकैरियोटिक में कैसा होगा? दोहरा होगा। एक और इसमें लिख लोगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, इंग्लिश में लिखोगे सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो होता है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। और जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है ये होता है समसूत्री और असूत्री। ये सब समझ में आ जाएगा आपको आगे चल के क्लासों में, ये है क्या बवाल। ठीक है? अभी यहां पर इतना हमको डिफरेंस देखना है क्योंकि पेपर में आता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने लिखी हुई है। सेंट्रियोल नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। डीएनए यहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, यहां पर डबल बॉन्ड होता है। कोशिका विभाजन यहाँ पर अर्धसूत्री है, यहाँ पर समसूत्री और यहाँ पर प्रेजेंट है। गोल्जी का यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। न्यूक्लियस केंद्रक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। लाइसोसोम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जबकि इसमें 80S प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, बताया था। कोशिकावृत्ति इसमें किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, और इसमें सेलुलोज की बनी होती है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको इसमें समझ में आ गई होगी। तो ये डिफरेंस होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। बस आपको यहाँ पर एक कट वाले याद रखने, यहाँ पर राइट वाले, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ जाओ इस चैप्टर को लेकर। अब इसमें लिखोगे एक और डिफरेंस, इसके अंदर लिखोगे आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस डिफरेंस में आप हेडिंग डालोगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है? तो देखो यहां पर लिख दोगे आप जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, इंग्लिश में लिख दोगे एनिमल सेल, और यहां पर लिख दोगे पादप कोशिका, पादप कोशिका, और दोस्तों यहां पर लिख दोगे प्लांट सेल। 2 पॉइंट यहां पर नोट करोगे। अब देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर है वो पहला अंतर क्या होता है? सबसे पहली बात, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं ये छोटी होती हैं, ये छोटी होती हैं किससे? पादप कोशिका से।
ये छोटी होती है इसलिए इनका जो आकार होता है वो 10 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना होता है? 10 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है। जबकि पादप कोशिका का जो आकार है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यहां पर जो जंतु कोशिका है पादप कोशिका से छोटी होगी। इसमें जंतु कोशिका का जो आकार है 10 से 30 माइक्रोमीटर तक होगा और पादप कोशिका का 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है दोस्तों कि जो प्लांट जो एनिमल सेल्स होते हैं ये इरेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं। इनका आकार मतलब बहुत ज्यादा नियमित नहीं होता है। फिर भी इनका आकार कैसा आप लिखोगे यहां पर, अगर इनका आकार आपसे पूछ ले तो इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा लिखोगे? इनका आकार गोलाकार होता है। जबकि पादप कोशिका का आकार कैसा होता है दोस्तों? आयताकार होता है। ये गोल नहीं होंगी, या तो आयताकार होगा इनका रेक्टेंगल की शेप में, या फिर घन की शेप में होगा, क्यूब की शेप में होगा। तो ये 2 पॉइंट इसमें याद रखने हैं आपके लिए कि इसका जो आकार होता है गोलाकार होता है, जबकि इसका आकार जो होता है वो घन के रूप में होता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट इसमें ये याद रखोगे कि जंतु कोशिका में देखो प्रोटीन जो होते हैं ये 20 प्रकार के होते हैं। 20 एमिनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कितने प्रोटीन होते हैं? 10 प्रोटीन होते हैं। भाई ये तो आप जानते हो कि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कितने प्रोटीन का निर्माण होता है? 10 प्रोटीन का ही निर्माण होता है। बाकी 10 प्रोटीन हमें कहां से प्राप्त होते हैं? खाने से, भोजन से प्राप्त होते हैं। भाई 20 प्रकार के होते हैं ना, तो इस 20 प्रकार में से 10 हमारी बॉडी में बनते हैं, जबकि 10 हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। लेकिन पादप कोशिका में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से रहेगा, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखोगे दोस्तों आप कि जंतु कोशिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल, ये काफी इंपॉर्टेंट, स्टेम सेल ही अपना आकार बदलता है। अपना आकार बदलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जंतु कोशिका में सिर्फ स्टेम सेल ही एक ऐसा सेल है जो अपना आकार बदलेगा, लेकिन पादप कोशिका में अधिकतर सभी सेल अपना आकार बदलते हैं। अधिकतर सभी सेल, सभी कोशिका अपना आकार बदलती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो। ठीक, अधिकतर सभी सेल इसमें अपना आकार बदलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर लिखोगे, देखो जंतु कोशिका अपने कोशिका को बढ़ाने के लिए, देखो जंतु कोशिका अपने कोशिका को बढ़ाने के लिए वही लिखते चले आना साथ के साथ, कोशिका का निर्माण करती है। कोशिका का निर्माण करती है। भाई देखो जंतु कोशिका क्या करती है कि इसमें कोशिका बढ़ जाए तो दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है। जबकि पादप कोशिका में क्या होगा कि पादप कोशिका को बढ़ाने के लिए वो अपना आकार बढ़ाती है, और अपना आकार बढ़ाती है जिससे कि उसमें पानी अंदर चला जाए और फिर उसमें नई कोशिकाएं बन जाए। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये अपना आकार बढ़ाती है। ठीक है ना? ये अपना आकार बढ़ाती है, जबकि जंतु कोशिका को ही बढ़ाती है। देखो दो डिफरेंस क्या है इसमें, जंतु कोशिका को ही बढ़ाने के लिए कोशिका का निर्माण करती है, जबकि पादप कोशिका को बढ़ाने के लिए आकार बढ़ाती है अपना, और तब उसमें पानी एंटर करेगा तब जाके इसमें कोशिका का निर्माण होगा। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें छठा लिखोगे कि जंतु कोशिका में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल आप बोलते हो। केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों ही पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही पाए जाते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो इसमें 6 टाइप्स मैंने आपको बताया, 6 डिफरेंस क्या क्या है।
जंतु कोशिका छोटी होती है जिसका आकार 10 से 30 माइक्रोमीटर होता है, जबकि इसका 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पर आकार कैसा होता है, अनियमित होता है, लेकिन फिर भी गोलाकार यहाँ पर बोला जाता है, जबकि पादप कोशिका में आयताकार और घनकार इसका आकार होता है। यहाँ पर 10 प्रोटीन के निर्माण होता है, जबकि इसमें 20 प्रोटीन का निर्माण होता है। चौथे में स्टेम सेल ही अपना आकार बदलता है मात्र जंतु कोशिका के अंदर, जबकि पादप कोशिका में जितने भी सेल हैं सभी अपना आकार बदल लेते हैं। छठा पांचवा पॉइंट देखोगे जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका अपनी कोशिका को बढ़ाने के लिए कोशिका का ही निर्माण करती है, जबकि पादप कोशिका कोशिका को बढ़ाने के लिए अपना आकार बढ़ा लेती है। ठीक है, जंतु कोशिका देखोगे छठा पॉइंट क्या है, इसमें सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं, जबकि इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पाई जाती है जंतु कोशिका के अंदर। तो ये डिफरेंस था किसके बीच में, सेल के बीच में डिफरेंस, जिसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में ये 6 डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। और वैसे ही मैंने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में भी डिफरेंस बताए हैं, वो भी पेपर में आते हैं। आप बेसिक चीजों को ध्यान, मैंने क्या बोला है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आप ऊपर ऊपर की चीजों पर भागोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है कुछ भी, वहां से पेपर में क्वेश्चन नहीं आते, पेपर वाला अलग से ही क्वेश्चन बना रहा है। अब देखोगे आप पेपर को उठा के तो यहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो भाई, यहां तक बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब देखोगे इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, फैक्चुअल आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी कोशिका क्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, पूछ लेता है, आपने पढ़ी भी होंगी सारी की सारी चीजें, बताओगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है भाई, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है भाई, पढ़ा है आपने। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है भाई, ये आपने पढ़ा है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ये होती है तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लूटियस, ठीक है, बस इतना लिख लेना, माइक्रोप्लाज्मा याद रखोगे, आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, भाई याद हो जाएगा ये आपके लिए। अगर आपसे देखोगे ये पूछा जाए कि मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका हमारे अंदर कौन सी होती है, स्पर्म होती है। कौन सी होती है, मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्पर्म। ठीक है, ये भी याद रख लेना भाई, स्पर्म मानव की सबसे छोटी कोशिका के रूप में आती है, ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कोशिका के बारे में कि कोशिका होती क्या है, कोशिका को सबसे पहले किसने नाम दिया था। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर मैं आपके लिए बता देता हूं, एक डेट और याद रख लो इसमें, 1674। डेट क्या है, 1674। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने देखो 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका, आपसे पूछे कोशिका सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई, तो आंसर होगा आपके लिए रॉबर्ट हुक 1665। लेकिन जीवित कोशिका की अगर बात करेगा तो नाम किसका आएगा, ल्यूवेनहॉक का आएगा। कब की बात है, 1674 की बात है। ये कोशिका इन्होंने कहां पर खोजी थी, दांत को खुरचने पर। किसको, दांत को खुरचने पर जो कोशिका, जीवित कोशिका मिली थी, वो किसके द्वारा खोजी गई थी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, 1674 ईस्वी में इसको इन्होंने खोजा था। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोशिका होती क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। जो प्रकार होते हैं दो कोशिका के, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। अब अगली क्लास जो होगी वो कोशिका में, मैं कोशिका का फिगर बनाऊंगा।
जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी कॉय क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अभी इसकी 2 क्लास होंगी, एक तो पूरे फिगर को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक अलग क्लास होगी जिसमें हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत के बारे में जिसमें पढ़ा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था और किस तरह। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें याद रख लेना कि जो कोशिका सिद्धांत था, सॉरी, एक तो सेल डिवीजन पढ़ेंगे और कोशिका सिद्धांत अलग पढ़ेंगे। तो कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। एक का नाम था स्लाइडन और एक का नाम था स्वान, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जीवन की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत है क्या भाई, कोशिका सिद्धांत है क्या, कोशिका सिद्धांत जो मैंने पहले बताया था आपको, कोशिका सिद्धांत, सबसे पहली बात इसकी डेट याद रखोगे, ये 1838 से 1839 के बीच में दिया गया था। 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, एक का नाम था स्वान और एक का नाम था स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन, स्वान और स्लाइडेन, ये 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। 1938-39 में दिया गया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या दिया था इन्होंने कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जीवन की मूलभूत जो इकाई होती है, कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है, वो एक्चुअल में क्या होती है, सेल होती है। कि जीवन में जितनी भी चीज बनी है वो सेल से बनी है, और जितनी भी चीज बनी हुई होती है, जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। मतलब अगर अभी किसी नई कोशिका का निर्माण होता है तो पहले वाली कोशिका से हो रहा है इसका निर्माण। हमारे शरीर में जो कोशिका बताई जाती है वो 10 की पावर 14, कितनी बताई जाती है, 10 की पावर 14 इनकी संख्या लगभग हमारे शरीर में कोशिकाओं की बताई जाती है। बताया जाता है कि हम अगर एक बार छींकते हैं तो हजारों की संख्या में कोशिकाएं निकल के बाहर आ जाती हैं, ठीक। तो 10 की पावर 14 आप लगा सकते हो कितना बहुत ज्यादा संख्या बैठ जाएगी। ये लगभग एक आंकड़ा है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अभी इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। अभी चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है सेल के बारे में। सिर्फ सेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। शेयर जरूर करना वीडियो को, कमेंट करके बताना जरूर कैसी लगी। चलो दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा एंड बाय बाय।